बड़ी बात में सबसे पहले करते हैं मिलावट की बड़ी बात। मिलावटी और नकली तरीके से बनाई खाने पीने की चीजों से सेवन से सेहत में कई गंभीर बीमारियां और जान का खतरा हो सकता है। यह विडंबना ही है कि भारत में खाने पीने की लगभग सभी चीजों में मिलावट की जाती है। व्यापारी ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए आटा, चावल, तेल, दाल, दूध, चीनी, फल, सब्जी और मसाले लगभग सभी चीजों में मिलावट कर रहे हैं, या फिर यूं कहें कि उन्हें नकली तरीके से बना रहे हैं। ताजा मामला अलीगढ़ का है, जहां अधिकारियों ने मिलावटी 3 क्विंटल पैक्ड आटा सील किया, आटा पकड़ा। हैरानी की बात यह है कि यह फैक्ट्री बिना लाइसेंस के चल रही थी। इस फैक्ट्री में पंचवटी गोल्ड नाम की पैकिंग में गेहूं का आटा बनाया जा रहा था। इस आटे में सेल खड़ी से मिलाया जा रहा था। सेल खड़ी एक तरह का सफेद पत्थर होता है, जिसे पीसकर आटे में मिलाया जाता है। यूपी खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने जब आटा मिल पर छापेमारी की तो उसे मिल के अंदर से भारी मात्रा में पत्थर का चूरा बरामद हुआ है। रेड के दौरान आटे के पैकेज में पत्थर का चूरा मिलाते हुए कर्मचारियों को भी पकड़ा गया। खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता पर नजर रखने वाली देश की सबसे बड़ी FSSAI के नियमों की धज्जियां उड़ाना ऐसे व्यापारियों के लिए अब धंधा बन चुका है। ऐसे लोगों को किसी की जान की परवाह नहीं। सेल खड़ी एक सफेद या भूरा पत्थर होता है और कैल्शियम सल्फेट से बना होता है। इसे अल ब्लास्टर भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल सजावट के लिए, सामान के या फिर कई अन्य कामों में किया जाता है। सेल खड़ी के सफेद रंग की वजह से इसे पीसकर आसानी से आटे में मिलाया जा रहा था। सेल खड़ी मिला आटा खाने से आपकी आंत, किडनी और लिवर डैमेज हो सकते हैं। ये पत्थर है जो आसानी से नहीं पचता है। ये किडनी और आंतों में चिपक जाता है और वहां इकट्ठा होकर पथरी भी बना सकता है। इससे आपका पाचन सिस्टम ठप हो जाता है। अल ब्लास्टर पेट में दर्द, उल्टी और दस्त का कारण बन सकता है। अल ब्लास्टर पेट में जाकर रुकावट पैदा कर सकता है, जिससे बहुत तेज पेट दर्द होता है और कब्ज हो सकती है और इसके बाद फिर आपकी जान भी जा सकती है। आइए बात करते हैं अमेरिका से। आई एक बड़ी बात की, अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी की भारत पर आई एक रिपोर्ट है, वो डराने वाली। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1990 से भारत में गिद्धों की संख्या में लगातार गिरावट आई है। इसकी वजह से भारत में कम से कम 5 लाख लोगों की मौत हुई है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 1990 के दशक में भारत में करीब 5 करोड़ गिद्धों की मौत हुई है और उनकी मौत का सबसे बड़ा कारण है जानवरों के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली एक दवाई है। जानवरों की मौत के बाद खुले में पड़े शवों को खाने से गिद्धों की किडनी फेल हो गई। भारत में गिद्धों की आबादी तेजी से घटती जा रही है। गिद्धों की मौत के पीछे डाइक्लोफेनेक दवा जिम्मेदार बताया जा रहा है, जो दर्द में इस्तेमाल की जाती है और आज भी डॉक्टर इंसानों को भी इस दवा को रिकमेंड करते हैं। भारत के 2006 में जानवरों के लिए एक दवा को बैन किया गया, लेकिन तब तक गिद्ध विलुप्त के कगार पर पहुंच रहे हैं। भारत में गिद्धों की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 58% तक की कमी आ चुकी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में गिद्ध कम होने से कई प्रकार के बैक्टीरिया और दूसरे संक्रमण फैलने से लोगों की मौत हो रही है, इंसानों की मौत हो रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में गिद्धों की तादाद नहीं घटती तो कम से कम 5 लाख लोगों की जान बच सकती थी। एक्सपर्ट बताते हैं कि गिद्ध हमारे पर्यावरण के सफाई कर्मचारी हैं, जो सड़े गड़े मांस को भी खा जाते हैं। गिद्धों की गैर मौजूदगी में जानवरों की लाशें कई बीमारियों का कारण बनी हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत को 53 बिलियन पाउंड का नुकसान गिद्धों की मौत की वजह से झेलना पड़ा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गिद्धों की गैर मौजूदगी से भारत में कुत्तों की जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इससे रेबीज के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। पानी में भी बैक्टीरिया की संख्या बढ़ रही है, जिससे कि कई बीमारियां पनपने लगी हैं। अब भारत सरकार गिद्धों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें कोई खास सफलता मिल नहीं पा रही है और देश में गिद्ध लगातार मरते जा रहे हैं।
और आइए बात करते हैं अब उत्तराखंड की बड़ी बात की। उत्तराखंड में भारी बारिश के हालत बेकाबू हो चुके हैं। टिहरी में भारी बारिश के बाद 3 इमारतें जमींदोज हो गई। बालगंगा नदी पूरे उफान पर है। लोग किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए परेशान हो रहे हैं। बालगंगा पर जलस्तर बढ़ने से कटान होने लगा है, जो घरों को भी लील रहा है। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से सोनप्रयाग के पास सड़क टूट गई है। शटल सेवा पुल के करीब सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह गया है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए अधिकारी अलर्ट पर हैं। वहीं मसूरी में भी मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन से एक झोपड़ी ढह गई है। इस हादसे में झोपड़ी में रहने वाले परिवार बाल बाल बच गया। उत्तराखंड में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से नदी और नालों से दूर रहने की अपील की है। प्रदेश में सभी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और अब बड़ी बात उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक हाल ही में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शोर मचाते नजर आए थे। तरह तरह के तर्क देते हुए नजर आए। लेकिन उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हकीकत प्रदेश के अलीगढ़ जैसे आया एक वीडियो बता रहा है। इस वीडियो में मैडम क्लासरूम में चटाई बिछाकर आराम से सो रही हैं और छात्राओं की ड्यूटी पंखे से हवा करने की लगा रखी है। वीडियो में यह साफ दिख रहा है कि छात्राएं बारी बारी से पंखा चल रही हैं मैडम को, ताकि मैडम नींद में कोई खलल ना पड़े। इन छात्राओं को डर है कि कुछ पल के लिए भी पंखे से हवा नहीं हुई तो मैडम की नींद टूट जाएगी और फिर छात्राओं पर मैडम का कहर बरपेगा। ये वीडियो धनीपुर ब्लॉक के गोकुलपुरा प्राइमरी स्कूल का बताया जा रहा है और वीडियो वायरल होने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी मामले की जांच की बात कर रहे हैं। 2 मिनट से ज्यादा इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि शिक्षिका बेहद गहरी नींद में सो रही हैं और अब इस मामले में टीचर के खिलाफ कार्रवाई की बात प्रशासन कर रहा है। बड़ी बात सुरक्षा से जुड़ी है। अमेरिका ने अब अपने फाइटर जेट्स को और घातक बनाने का काम शुरू कर दिया है। अमेरिकन नेवी, अमेरिकन एयरफोर्स, यहां तक कि अमेरिकन आर्मी के पास भी जो जेट मौजूद है उन सभी में घातक मिसाइलें लगाई जा रही हैं। अमेरिका ने हाल ही में हाइपरसोनिक तकनीक हासिल की है और अब अपने सभी फाइटर जेट्स को हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस कर रहा है। अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम मैको है, जिसे लॉकहीड मार्टिन ने बनाया। इस मिसाइल को अमेरिका में मल्टी मिशन वेपन कहा जा रहा है। ये मिसाइल हवा, पानी या फिर जमीन किसी भी सतह पर अटैक करने में सक्षम है। यूएस ने मैको मिसाइल को अपने सभी फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स के साथ ही निगरानी जेट्स में भी लगाकर टेस्ट किया है। ये मिसाइल F-18 सुपर हॉर्नेट जेट्स के अलावा F-15 जेट्स में भी लग सकती है। मैको मिसाइल को F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग जेट्स में भी लगाकर टेस्ट किया जा चुका है। ये मिसाइल न सिर्फ चौथी पीढ़ी के जेट्स बल्कि 5वीं और 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स में भी लगाई जा रही है। मैको मिसाइल्स को हवा से ही लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल्स 590 किलो वजनी है और अपने साथ 130 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। मिसाइल की लंबाई 13 फीट की है और इस मिसाइल में सॉलिड रॉकेट मोटर लगी है, जो मिसाइल को 6200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देने में सक्षम है। अब लॉकहीड मार्टिन मैको मिसाइल का नेवल वेरिएंट भी तैयार किया जा रहा है, जिसे जंगी जहाज और सबमरीन में भी लॉन्च किया जा सकता है। दरअसल रूस और चीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो अमेरिका के लिए खतरा साबित हो सकती है। इसी को देखते हुए अमेरिका ने भी अपनी मैको मिसाइल को सभी फाइटर जेट्स पर तैनात कर दिया है। प्रशांत महासागर में रूस और चीन की आमद बढ़ रही है, जिसे अमेरिका अपने लिए बड़ा खतरा मान रहा है। मैको मिसाइल की खासियत यह है कि इसे कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता है। बड़ी बात कमला हैरिस को लेकर अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है। कमला हैरिस ने राष्ट्रपति पद के लिए फॉर्म साइन कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो एक एक वोट के लिए कड़ी मेहनत करेंगे।
कमला हैरिस ने यह दावा किया है कि नवंबर में होने वाले चुनाव में जीत डेमोक्रेट्स की होगी। 21 जुलाई को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था और कहा था कि देश और पार्टी के लिए वो चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। बाइडेन ने ही कमला हैरिस का नाम राष्ट्रपति पद के लिए आगे बढ़ाया। 26 जुलाई को बराक ओबामा और मिशेल ओबामा ने भी कमला हैरिस की उम्मीदवारों का समर्थन किया। अब बराक ओबामा ने कहा है कि वो कमला हैरिस को जीत दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अब डेमोक्रेट पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनने के लिए 1 अगस्त को वोटिंग होगी और वोटिंग में आधिकारिक तौर पर पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित होगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की वोटिंग में कमला हैरिस के नाम पर मोहर लगना लगभग तय है। इधर रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि डेमोक्रेट्स कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी देंगे। ट्रंप ने कहा है कि डेमोक्रेट्स कमला हैरिस से बेहतर उम्मीदवार का चयन करेंगे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कमला हैरिस को झूठा और कट्टर वामपंथी बताया। इस बीच खबर है कि सितंबर में होने वाली दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट से ट्रंप बाहर रह सकते हैं और वो कमला हैरिस से बहस करने को तैयार नहीं है। 28 जून को पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई थी। अमेरिका के इतिहास में यह पहला मौका था जब प्रेसिडेंशियल डिबेट के बीच में ही राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बदल जाएगा। सोने की बड़ी बात। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी घटाई। इस ऐलान के बाद सोना 5% से ज्यादा सस्ता हो गया है। लेकिन इस गिरावट से सोने में निवेश करने वालों के 10.7 लाख करोड़ रुपए एक ही दिन में स्वाहा हो गए। इस गिरावट की तुलना शेयर बाजार में करें तो यह इतिहास में एक दिन में आई तब तक की सबसे छठी बड़ी गिरावट है। संपत्ति में आई इस गिरावट का सीधा असर देश के लाखों परिवारों पर पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोना रखने वाले परिवारों की संख्या शेयर बाजार के निवेशकों से कहीं ज्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के कुल सोने का 11% से ज्यादा भारतीय परिवारों के पास है और ये सोना अमेरिका, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के कुल गोल्ड रिजर्व से भी बहुत ज्यादा है। दरअसल बजट में सोने और चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी और दूसरे टैक्स में भारी कटौती की गई। पहले सोने चांदी पर 18.5% तक कस्टम ड्यूटी और सेस लगते थे, इसे घटाकर 9% कर दिया गया। सरकार के इस फैसले के तुरंत बाद सर्राफा व्यापारियों ने अपने पास रखे सोने की होल्डिंग्स को बेचकर मुनाफा बुक करना शुरू कर दिया। इससे सोने के दाम में और भी ज्यादा गिरावट आई। हालांकि सरकार के ऐलान के बाद बड़े ज्वेलर्स खुश हैं क्योंकि वो लंबे वक्त से गोल्ड से कस्टम ड्यूटी हटाने की मांग कर रहे थे, जिससे स्मगल गोल्ड की कमी आती। अब जानकार ये कह रहे हैं कि त्योहारी और शादियों के सीजन में सोने के दाम फिर से बढ़ सकते हैं। इससे साथ ही अमेरिकी डॉलर में कमजोरी और भू राजनीतिक तनाव बढ़ने का असर भी जल्द ही सोने की कीमतों पर दिख सकता है। जानकार ये भी कहते हैं कि यदि सोने में निवेश करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करें, क्योंकि अभी सोने के दाम कुछ और नीचे जा सकते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। इस हफ्ते रुपए की कीमतों में लगातार गिरावट आई है और ये आगे भी जारी रहेगी। सोने के भाव अब रिकॉर्ड निचले स्तर पर चले गए। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमतों में 3 पैसे की कमी आई है और ये 83.73 के निचले स्तर पर पहुंच गया है। यानी कि अब $1 की कीमत 83 रुपए 73 पैसे हो गई है। रुपए की कीमतों में यह गिरावट तब है जब रुपए को सहारा देने के लिए बाजार में लगातार डॉलर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। आरबीआई नहीं चाहता है कि $1 की कीमत 83 रुपए 73 पैसे के स्तर से नीचे जाए और इसके लिए स्पॉट मार्केट में भी हस्तक्षेप किया जा रहा है। रुपए की गिरती कीमतों के पीछे कई दबाव है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने से रुपए पर दबाव बढ़ रहा है। कच्चा तेल $82 प्रति बैरल तक पहुंच गया है और इस तेजी का मतलब यह है कि भारत का व्यापार घाटा भी बढ़ेगा। कच्चे तेल के भाव बढ़ने से तेल आयातकों को ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ रही है, जिससे रुपया कमजोर हो रहा है। रुपए के दामों पर बॉन्ड यील्ड का भी असर पड़ रहा है। शुक्रवार को
भारत सरकार के बेंचमार्क बॉन्ड में 2 बेसिस पॉइंट की कमी आई है। ये 6.94% पर रहा है। हालांकि जानकार ये कह रहे हैं कि जल्द ही रुपया रिकवर करेगा, वापसी करेगा, निचले स्तर से ऊपर उठेगा। बजट के मुताबिक सरकार का राजकोषीय घाटा कम रह सकता है, जिससे रुपए की कीमतें बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। अब उम्मीद तो उम्मीद ही है, देखना होगा। मंगल की बड़ी बात। मंगल ग्रह को लेकर वैज्ञानिक हमेशा से ही उत्सुक रहे हैं और अब नासा के रोवर परसेवेरेंस ने मंगल ग्रह पर एक बड़ी खोज की है। इस खोज के आधार पर यह कहा जा रहा है कि लाल ग्रह पर जीवन मौजूद था। एक रिपोर्ट के मुताबिक रोवर ने हाल ही में एक दिलचस्प चट्टान के नमूनों की खोज की है। इस चट्टान को चेयाब फॉल्स नाम दिया गया है। इस चट्टान पर कार्बनिक अणु और संरचनाएं पाई गई हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद था। बताया जा रहा है कि चट्टान एक प्राचीन नदी घाटी में पाई गई। नासा का कहना है कि मंगल ग्रह पर जीवन के जो प्रमाण मिले हैं वो अरबों साल पुराने हो सकते हैं, लेकिन ये तथ्य है कि वहां जीवन मौजूद था। चट्टान के केमिकल सिग्नेचर और संरचनाओं के आधार पर वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि मंगल ग्रह पर पानी भी मौजूद था। हालांकि नासा के वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन के फाइनल नतीजे बताने से पहले एक बार और नमूनों को क्रॉस चेक कर रहे हैं। यह बताया जा रहा है कि जो नमूना रोवर ने इकट्ठा किया है वो 21 जुलाई को लिया गया है। जिस जगह चट्टान मिली वो एक चौड़ी नदी की घाटी जैसा प्रतीत होता है। पत्थर करीब 3.25 फीट लंबा और 2 फीट से ज्यादा ऊंचा बताया जा रहा है। जिस नदी घाटी की बात की जा रही है वो भी करीब 300 मीटर चौड़ी बताई जा रही है। चट्टान पर कार्बनिक पदार्थ के मिलने से यह स्पष्ट है कि जीवन के कुछ अंश जरूरी पानी की चट्टान से टकराकर बहता था। अब नासा ये जानने में जुटा है कि चट्टान कैसे बनी और चट्टान बनते वक्त मंगल ग्रह पर कितनी गर्मी थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि मंगल ग्रह पर जीवन किस रूप में था, लेकिन यह कहा जा सकता है कि जीवन तो यहां मौजूद था। अब नासा की कोशिश मंगल ग्रह से चट्टानों के सैंपल धरती पर लाने की है और उसके बाद अध्ययन करने की है कि जीवन के कुछ अंश हैं फिर या नहीं। भारत के एयर डिफेंस की बड़ी बात। भारत के KS-400 एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। परीक्षण के दौरान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के 80% हमलावर फाइटर जेट्स को मार गिराकर और बाकी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कुल मिलाकर कहें तो परीक्षण के दौरान S-400 100% खरा साबित हुआ है। इस परीक्षण को एक थिएटर कमांड में किया गया है। यहां फोर्स ने लंबी दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के अपने एक स्क्वाड्रन को तैनात किया था। इंडियन एयरफोर्स ने यह परीक्षण एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के पूर्ण एकीकरण को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया था। अभ्यास के दौरान असली फाइटर जेट्स को S-400 हथियार प्रणाली की क्षमताओं को टेस्ट करने के लिए भेजा गया था। नकली कार्रवाई में लॉकिंग और कलिंग करके S-400 से यह साबित किया गया कि दुश्मन के सभी फाइटर जेट्स को रोकने में सक्षम है। हालांकि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स के खिलाफ यह एयर डिफेंस सिस्टम कितना कारगर होगा यह नहीं कहा जा सकता। इंडियन एयरफोर्स ने अब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से इंटीग्रेट कर दिया है और इसे सुदर्शन नाम दिया गया है। इस डिफेंस सिस्टम के 3 स्क्वाड्रन पहले भी फोर्स में शामिल किए जा चुके हैं। 2026 में 2 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत को मिलेंगे। भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रूस से खरीदा और रूस से भी ये कहा है कि वो डिलीवरी में तेजी लाए। भारत ने 2019 में S-400 के 5 स्क्वाड्रन के लिए रूस से 35,000 करोड़ का समझौता किया था। इंडियन एयरफोर्स का यह मानना है कि S-400 गेम चेंजर है और युद्ध की स्थिति के दुश्मन को नाको चने चबाने में क्षमता रखता है। भारतीय वायुसेना में हाल ही में स्वदेशी MR, SM और आकाश मिसाइल सिस्टम के साथ ही इजरायली स्पाइडर क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम हासिल किया है।
राहत की बड़ी बात। भारत ने मालदीव को राहत देते हुए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कर्ज वसूली स्थगित कर दी। भारत सरकार ने मालदीव पर फूड कोटा भी बढ़ाने का फैसला किया है। मालदीव के 59वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हुए एक समारोह में बोलते हुए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने खुद ये जानकारी दी है। मुइज़्ज़ू ने कहा है कि भारत से पहले ही 50 मिलियन डॉलर का कर्ज पोस्टपोन कर दिया। साथ ही भारत सरकार की ओर से फूड कोटा भी अगले 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने पद संभालने के बाद भारत विरोधी रुख दिखाया था, लेकिन कुछ समय बाद ही उनके तेवर बदल गए। इस साल मार्च में मुइज़्ज़ू ने भारत को मालदीव को निकट सहयोगी कहते हुए ऋण राहत प्रदान करने की बात की है, उसका आग्रह किया। बीते साल के अंत तक मालदीव पर भारत का करीब 401 मिलियन डॉलर बकाया था। पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति बनने के बाद से ही चीन समर्थक मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने भारत के प्रति सख्त रुख अपनाया था। कई सारे बयान भी दिए थे, आपने देखा भी होगा। राष्ट्रपति पद पर बैठने के कुछ ही घंटों के भीतर उन्होंने मांग की थी कि 3 विमानन प्लेटफॉर्म को संचालन करने वाले भारतीय सैन्य कर्मियों को उनके देश वापस बुलाया जाए। हालांकि इस साल दुबई में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद उनके रुख में बदलाव आया है, उनकी अकड़ थोड़ी ठंडी पड़ी है। अब उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मालदीव ने भारत से महत्वपूर्ण ऋण लिया था, जो मालदीव की अर्थव्यवस्था के वहन से कहीं अधिक है। मुइज़्ज़ू जानते हैं कि मालदीव की आर्थिक हालत बेहद खराब है और वो भारत का कर्ज चुकाने की हालत में नहीं है। ऐसे में भारत ने मालदीव्स को थोड़ी सी राहत दी है और लोन को स्थगित किया है। इस साल मई में भारत ने मालदीव को 5 करोड़ डॉलर का बजट सपोर्ट भी किया था। भारत ने ये सपोर्ट 13 मई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की माले स्थित शाखा के जरिए 5 करोड़ डॉलर के ट्रेजरी बिल को एक और साल रोल ओवर के रूप में दिया गया। पाकिस्तान की बड़ी बात। पाकिस्तान रोटी खाने के लिए दुनिया के सामने भीख मांग रहा है, कोशिश कर रहा है कि किसी तरह उसकी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटे और पाकिस्तान में फिर से टूरिस्ट आने लगे। लेकिन एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के शहर कराची को दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक शहर बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशी पर्यटकों के लिए कराची दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक शहर है। इस रिपोर्ट में पहले नंबर पर वेनेजुएला के शहर कराकस को रखा गया है। तीसरे नंबर पर म्यांमार शहर यांगून है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कराची में टूरिस्ट की सुरक्षा को खतरा है, उनके खिलाफ अपराध, हिंसा या फिर आतंकी हमला तक हो सकता है। रिपोर्ट कहती है कि कराची को अमेरिकी विदेश विभाग से दूसरी सबसे खराब यात्रा है सुरक्षा रेटिंग मिली। खुद अमेरिका ने अपने देश के लोगों से कराची की यात्रा ना करने की सलाह दी है। रैंकिंग में कहा गया है कि कराची में चौथा सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा सुरक्षा जोखिम है। 2017 से ही कराची शहर को विदेशी पर्यटकों के लिए लगातार खतरनाक बताया जा रहा है। रिपोर्ट कहती है कि कराची शहर के होटल भी रहने लायक नहीं हैं और वहां बुनियादी ढांचा भी बेहद खराब है। वहीं दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की बात करें तो इसमें सिंगापुर को सबसे ऊपर रखा गया है। जापान की राजधानी टोक्यो को दुनिया का दूसरा सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है, जबकि कनाडा के टोरंटो को पर्यटकों के लिए तीसरा सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। एक और बड़ी बात, जल्द ही भारतीय रेल में भीड़ भाड़ खत्म हो सकती है और एसी कोच में स्लीपर कोच वालों को यात्रा करना भी बंद होने जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा है कि भारतीय 10,000 नॉन एसी सवारी डिब्बे बना रहे हैं। रेल मंत्री ने कहा है कि अभी 22 डिब्बों की ट्रेन होती है, जिससे 12 डिब्बे नॉन एसी और 8 डिब्बे एसी के होते हैं। रेल मंत्री ने कहा है कि अभी जो ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही है उनमें 2/3 डिब्बे नॉन एसी के हैं, जबकि 1/3 कोच एसी के हैं। रेल मंत्री ने कहा है कि भारतीय रेल अमृत भारत रेलगाड़ी सेवाओं के परिचालन पर भी ध्यान दे रही है, जो यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं देने वाली पूरी तरह से नॉन एसी ट्रेन है। रेल मंत्री ने कहा है कि सामान्य और स्लीपर क्लास के
10,000 कोच बन रहे हैं और जल्द ही इनकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। रेल मंत्री ने यह भी कहा है कि नए बनने वाले सभी कोच LHB कोच होंगे, जिनमें पुराने कोच के मुकाबले बैठने और सोने के लिए ज़्यादा जगह होती है। पुराने कोच के मुकाबले ये डिब्बे हल्के होते हैं, जिससे ट्रेन तेज गति से दौड़ती है। रेल मंत्री ने यह भी कहा है कि भारतीय रेल ने आवागमन की गुणवत्ता में भी सुधार किया है और वर्तमान में भारत की 85% से ज़्यादा ट्रेनें समय पर चलती हैं। रेल मंत्रालय को 1,112 करोड़ रुपए का बजट कवच प्रणाली के लिए दिया गया है, पुख्ता और पूरे भारत में लागू करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कवच प्रणाली पर काम जारी है, लेकिन ये एक दिन में पूरा नहीं होने वाला है। रेल मंत्रालय के मुताबिक दक्षिण मध्य रेलवे के कवच सिस्टम 1,465 किलोमीटर मार्ग पर 144 इंजनों पर लगाया जाएगा। दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर पर भी कवच पर काम तेजी से जारी है और इसके लिए 4,275 किलोमीटर रेल मार्गों पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। इसके लिए ही 364 टेलीकॉम टावर लगाए गए हैं। रेल मंत्री ने यह बताया कि 285 रेलवे स्टेशन, 319 इंजन और 1,384 किलोमीटर रेल ट्रैक पर कवच लगाया जा चुका है। और अब ओलंपिक की बड़ी बात। पेरिस ओलंपिक के पहले दिन भारतीय शूटर मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। मनु भाकर ने 6 क्वालिफिकेशन सेट में 580 का स्कोर बनाया और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। हालांकि मनु भाकर के अलावा भारतीय शूटर्स ने ओलंपिक में निराश किया है। शूटर्स ने भारत को मेडल की उम्मीद थी, लेकिन शूटर्स ने निराश किया। 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड इवेंट में भारत की दोनों जोड़ियां फाइनल के लिए क्वालिफाई कर नहीं पाई। बलारिविन और संदीप सिंह 12वें स्थान पर रहे, जबकि रमिता जिंदल और अर्जुन 6ठे स्थान पर रहे। फाइनल के लिए टॉप 4 टीमों ने क्वालिफाई किया है। वहीं सरबजोत और अर्जुन 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। सरबजोत 9वें स्थान पर रहे हैं, जबकि अर्जुन चीमा 18वें स्थान पर रहे। फाइनल में टॉप 8 शूटर्स ने जगह बनाई है। पेरिस ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल चीन ने अपने नाम कर लिया है। चीन ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, जबकि सिल्वर मेडल कोरिया के नाम रहा है। इसके पहले रोइंग में भी भारत के लिए निराशाजनक दिन रहा। भारत के बुलराज पवार रोइंग इवेंट में 4थे स्थान पर रहे और सेमीफाइनल में टॉप 3 रोअर्स ने जगह बनाई। हालांकि बलराज पवार के पास सेमीफाइनल में जगह बनाने का एक और मौका बचा है और कल उन्हें रैपचेक राउंड में उतरना है।